नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ध्यान रखिएगा, ये है एक ट्रंकेटेड वीक क्योंकि 10 सितंबर के दिन भारतीय बाजार गणेश चतुर्थी के चलते गणेश चतुर्थी के अवसर पर बंद रहेंगे। तो शुक्रवार के दिन की छुट्टी है, लेकिन सोम से लेकर गुरुवार तक के ट्रेडिंग सेशन की तैयारी आज से शुरू करनी है हमें। आज के ट्रेडिंग सेशन में विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, पूरे वीकेंड के दौरान कैसे रहे विदेशी बाजार के संकेत, ये जान लेते हैं। एक एक करके आपको बता देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी आप पहले देखिए, यहाँ पर 17,368 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी बिकवाली जरूर देखेंगे आप, 50 अंकों की यहाँ पर गिरावट है और निक्काई में 500 अंकों की मजबूती जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार में डाउ में करीब 75 अंकों की गिरावट देखी हमने। टेक शेयरों की मदद से नैस्डैक अच्छी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन एसएनपी भी सपाट ही ट्रेड करते हुए दिखे। अमेरिकी बाजार के मिलीजुली ट्रेड के पीछे की वजह क्या रही, साथ ही इस हफ्ते के लिए विदेशी बाजार में कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत, पूरे वीकेंड पर क्या कुछ हुआ और ये हफ्ता कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज अमेरिकी बाजार बंद है लेबर डे के अवसर पर, वहां पर ट्रेड नहीं होने वाला। तो डाउ फ्यूचर्स में भी आप जो मूवमेंट देखेंगे वो कम वॉल्यूम्स पर होने वाला है। पर इसके अलावा यूएस और चीन से काफी सारे अहम डेटा आने वाले हैं इस हफ्ते, तो वहां पर सबकी नजर रहेगी। साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आएगी और फेड के कई रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट्स करने वाले हैं, तो वहां से काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्री आ सकती है जिस पर शायद बाजार रिएक्ट करते हुए आपको दिखे। जहां तक शुक्रवार की बात है, एक बार फिर से बहुत ही सीमित दायरे में हमने यूएस बाजारों में ट्रेड होते हुए देखा। डाउ सिर्फ 150 अंकों की रेंज में ट्रेड करके 75 अंक फिसल कर बंद हुआ। S&P 500 एकदम सपाट रहा, पर नैस्डैक में आपने हल्की बढ़त देखी और इसके साथ ही नया क्लोजिंग हाई बना। इंट्राडे पर तो हाई नहीं बना, पर क्लोजिंग बेसिस पर नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखा। स्मॉल कैप्स में थोड़ी गिरावट ज्यादा थी। रसेल 2000 करीब 0.5% फिसला। वहीं बॉन्ड यील्ड भी 1.2728% से बढ़कर 1.32% तक आपको आती हुई दिखी। बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर आपने दबाव देखा और इसका अहम कारण था जो अगस्त महीने का जॉब्स डेटा आया है। हम लगातार कह रहे हैं कि काफी अहम डेटा होने वाला है ये, और ये अनुमान से काफी खराब आपको आते हुए दिखा है। 2,35,000 नई जॉब्स जोड़ी गई अगस्त के महीने में। वहीं बाजार का अनुमान 7.25 लाख से 7.5 लाख का था, और जो रेंज थी सबसे लोअर एंड में 3 लाख जॉब्स थी और सबसे हायर एंड में 10 लाख जॉब्स थी। तो जो 2,35,000 का डेटा आया है वो लोअर रेंज से भी काफी कम आते हुए दिखा है, तो काफी निराशाजनक डेटा रहा। अब हाई बेस का भी इंपैक्ट हो सकता है क्योंकि जुलाई के महीने हमने देखा था कि 10 लाख नई जॉब जोड़ी गई थी, पर उसके अलावा अगर आप देखें तो काफी कमजोर रहा। और इस साल का दूसरा सबसे खराब डेटा है, जनवरी के बाद का सबसे खराब डेटा है। हालांकि एक अच्छी बात है कि बेरोजगारी 5.4% से गिरकर 5.2% आती हुई दिखी है। इस खराब डेटा का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट का प्रभाव रहा है हायरिंग को लेकर, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि डेल्टा वेरिएंट का इतना बड़ा प्रभाव नहीं रहा है, पर इस डेटा से चिंता जरूर आई है डेल्टा वेरिएंट को लेकर। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक बात यह भी हो जाती है कि अनुमान लगाया जा रहा था कि 21-22 सितंबर की फेड पॉलिसी में टेपर को लेकर कुछ घोषणा आ सकती है, पर अब क्योंकि जॉब्स डेटा काफी खराब आया है अनुमान से, तो वो डिसीजन डिले हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बाजार यहां से कॉन्फिडेंस भी लेंगे, बट फिलहाल काफी खराब जॉब्स डेटा अमेरिका की तरफ से आते हुए दिखा है। यूरोप में भी आपने सुस्ती देखी, करीब आधे से 1% तक बाजार फिसले। कच्चे तेल को हमने रेंज में ट्रेड होते हुए देखा है, फिलहाल अगर आप देखें $72 के करीब है। वहीं इस डेटा के आने के बाद सोने में एक बड़ा उछाल आया और डॉलर पर आपने दबाव बनते हुए देखा। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो जो कमजोर रोजगार के आंकड़े आए हैं, इसी की भेंट चढ़ते हुए अमेरिकी बाजार देखने को मिले। डाउ एसएनपी में हमने कमजोरी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में देखी, हालांकि नैस्डैक की तरफ से सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखा। चलिए अब जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस डीआईएस ने क्या किया है। एफआईएस की कैश की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में करीब 769 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो वायदा बाजार में एफआईएस ने 2,905 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस कर रहे हैं करीब 670 करोड़ की खरीदारी। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। अब ये तमाम संकेत लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं कि आज फिर भारतीय बाजार की शुरुआत कैसे की जाए।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एफआईएस का एक्शन हमने जाना, उसके बाद विदेशी बाजार के संकेत भी, पर्टिकुलरली अमेरिकी बाजार में मिला जुला ट्रेड शुक्रवार को दिखा और एशियाई बाजार की शुरुआत भी फिलहाल मिली जुली होती हुई दिख रही है। और साथ ही भारतीय बाजार के लिए सर अब तो त्योहारों की शुरुआत हो ही चुकी है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन के साथ ये हफ्ता भी, शुक्रवार के दिन गणेश चतुर्थी है, तो अब 4 दिन है ट्रेडिंग सेशन। आज की शुरुआत कैसे की जाए और आज के लिए फिर रणनीति क्या बनाए सर? जी, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जब संकेत न्यूट्रल हो, ट्रेंड पॉजिटिव हो, तो इन संकेतों को न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर पढ़ना चाहिए। पहला, अमेरिकी बाजार ठीक है, जो डेटा है उस डेटा के बावजूद गिरे नहीं है, कोई खास हल्की फुल्की कमजोरी तो ठीक है, और उसमें भी नैस्डैक तो फिर से लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है, तो वो संकेत अच्छे ही है। पहली चीज तो वहां से है। दूसरे, घरेलू फंड्स और एफआईएस के संकेत भी ठीक है, वहां भी पॉजिटिव साइड पर है। लाइफ टाइम हाई पर शुक्रवार को बंद हुए हम, ये अपने आप में बाजार की स्ट्रेंथ मजबूती दिखाता है। और आज शुरुआत करने के लिए एशियाई बाजार भी ठीक से संकेत दे रहे हैं, तो वहां भी कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे में सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, तो आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। 17,200 17,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर। हालांकि उससे पहले 17,300 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कमजोरी आपको तभी माननी है जब 17,300 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, जहां से हम 25 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। और 17,200 17,250 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 17,375 17,450 तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं। ब्लू स्काई जोन है, पहले ये लेवल्स हमने कभी देखे नहीं, तो ऊपर के लिए लेवल्स का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है थोड़ा सा। और डेटा भी ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कहीं रुकावट वाला मामला है नहीं। हल्की फुल्की रुकावट आप 17,500 के आसपास देख सकते हैं एक बार 17,400 को पार करने के बाद। तो ये रेंज, ये लेवल्स आपके लिए निफ्टी पर ध्यान रखने के लिए आज से। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लगातार 36,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार को भी ऐसा होता हुआ दिखा है और पिछले 2-3 सेशन से। तो मेरा ये समझना है 36,475 36,575, ये 100 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और दिन के दौरान अगर इस रेंज में मिले तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऊपरी स्तरों पर 37,100 एक हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। इस रनअप में हमने 37,140 का हाई शुक्रवार को ही बनाया है। एक बार फिर से 37,000 को पार करके वहां जाने की कोशिश होगी, उसके बाद बैंक निफ्टी में थोड़ी और मजबूती बनने के आसार बनेंगे। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ रखें, पॉजिटिव रखें, और बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखें। और थोड़ा बहुत एक्शन आपको जो पिछले हफ्ते कैश मार्केट के स्टॉक्स में आता हुआ दिखा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर फिर से जो एक्शन में आते हुए दिखे, मुझे लगता है इस हफ्ते फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वहां पर भी आपका फोकस होना चाहिए। जी मान। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें समझाने के लिए। तो चलिए, संकेत अच्छे हैं और हर गिरावट पर खरीदारी का मौका आप ढूंढकर चल सकते हैं। 36,475 से 36,575 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज 37,000 से 37,100 की मानकर आप चले। निफ्टी की अगर बात करें 17,200 से 17,250 मजबूत सपोर्ट होगी। वहीं 17,375 से 17,450 इस दायरे को आप निफ्टी के लिए एक ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें। खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। दीपांशु, बताएं खबरों के दम पर आज कहां एक्शन दिखेगा और ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है? नैल्को पर रखिए नजर, क्योंकि डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। नोवोको विस्टास रिसेंटली लिस्टेड, इसकी पहली तिमाही के नतीजे आएंगे। वहीं विविमेड लैब्स पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। आईपीओ अपडेट्स, 2 आईपीओ जो फ्राइडे को बंद हुए। विजय डायग्नोस्टिक्स एंड में करीब 4.5 गुना सब्सक्राइब होकर यह इशू बंद हुआ। रिटेल सब्सक्रिप्शन 1 गुना का रहा। वहीं एमी ऑर्गेनिक्स करीब 64.5 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ, जिसमें रिटेल सब्सक्रिप्शन भी करीब 13.5 गुना का था। भारतीय इससे पहले की और खबरें बताऊं, सबसे पहले तो जी बिजनेस की एक बड़ी खबर पर हमने मुहर लगते हुई देखी है, और ये बारबेक्यू नेशन के प्रेफरेंशियल इशू को लेकर है। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कंपनी ने 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 3 निवेशकों को करीब 11.5 लाख शेयर्स अलॉट किए 849 रुपए पर शेयर के भाव पर, और ये करीब भारी डिस्काउंट पर है इनके कुल वैल्यू को अगर देखें। बट बड़े निवेशक इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आते हुए दिखे हैं आपको। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही मोतीलाल ओसवाल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड भी इसमें शामिल है। जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको 17 अगस्त को खबर दी थी कि एक्सचेंजेस से जल्द इस इशू को मंजूरी मिल चुकी है। एक्चुअली पीएनबी हाउसिंग मामले के बाद बारबेक्यू नेशन के भी प्रेफ इशू को रोक दिया गया था, वैल्यूएशन
को लेकर, पर वैल्यूएशन के लिए फिर एक नई रिपोर्ट निकाली गई जहां पर जो प्राइस आया वो काफी कम था करंट प्राइस से। इसके बाद उन्हें दोबारा मंजूरी मिली और अब हमने देखा है कि इन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं प्रेफरेंशियल इशू को लेकर। तो ये थी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर। इसके अलावा अगर आप देखें, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई बैंक फोकस में रहेंगे, क्योंकि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के डी मर्जर को आईआरडीआई से मंजूरी मिल गई है। अब ये एंटिटी डी मर्ज होकर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मर्ज कर दी जाएगी, पूरी तरह से अधिग्रहण होगा और 1-2 दिन में ही ये डील पूरी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फाइनल क्लियरेंस के बाद 3 दिन में पूरी डील को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हिस्सेदारी घटाने की मंजूरी मिल गई है। 52% से हिस्सेदारी घटाकर अब ये 30% तक ले जाएंगे। एशियन ग्रेनिटो राइट्स इशू के लिए मंजूरी मिल गई है, करीब 225 करोड़ जुटाएंगे ये राइट्स इशू से। राइट्स इशू का भाव 100 रुपीज पर शेयर पर तय है, जो कि सीएमपी से अगर आप देखें तो 40% के डिस्काउंट पर है। और एंटाइटलमेंट रेशो की बात करें तो हर 29 शेयर्स पर आपको 19 राइट्स इशू शेयर्स दिए जाएंगे। भारत फौज इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में इनकी भी एंट्री या फिर एक तरह से कारोबार बढ़ाने का फोकस है। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद सारे ईवी निवेश को सिंगल एंटिटी में शिफ्ट करने की योजना है। टॉर्क मोटर्स में हिस्सेदारी को केपीएल यानी कि कल्याणी मोबिलिटी में ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही 35 करोड़ के निवेश भी किया जाएगा। तो सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार इन्होंने इस कंपनी में शिफ्ट कर दिया है। इंजीनियर्स इंडिया करीब 1040 करोड़ रुपए का इन्हें ऑर्डर मिला है तमिलनाडु के एक रिफाइनरी से। डॉक्टर रेड्डीज यहां पर एंटी कैंसर एजेंट E777 के सभी राइट्स को यूएस बेस्ड सिटियम फार्मा को बेच दिया है। करीब $40 मिलियन अपफ्रंट पेमेंट होगा और उसके बाद करीब $70 मिलियन के एडिशनल पेमेंट्स आते हुए दिखेंगे। M&M फाइनेंस बिजनेस अपडेट आते हुए दिखा है। कुल डिसबर्समेंट्स में 57% बढ़त देखी है साल दर साल। अगर आप अगस्त महीने की परफॉर्मेंस में बात करें, वहीं कलेक्शन एफिशिएंसी पिछले महीने 95% थी, ये सुधरकर 97% आ गई है और ये कह रहे हैं कि एनपीएस में भी सुधार आते हुए दिखेगा। बैंक ऑफ इंडिया LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो रिसेंटली QIP हुआ था उसमें करीब 3.25% हिस्सेदारी खरीदी है, तो अब उनकी हिस्सेदारी 3.1% से बढ़कर 7% से ज्यादा हो गई। और फाइनली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इस पर भी रखिए नजर। कर्नाटका में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम शुरू कर दिया है। जो कुल क्षमता है उसमें अब 4.5% की आप बढ़त देखने वाले हैं इस नए प्लांट की वजह से। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। और चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ रुख करते हैं। हाल के आए कई आईपीओ के प्राइस बैंड में सिर्फ ₹1 का अंतर था। इस मामले को जी बिजनेस ने जोर शोर से उठाया था। अब इसमें पॉलिसी लेवल पर कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के असिस्टेंट एडिटर ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं ये पूरी खबर आईपीओ से जुड़ी क्या है और इसके मायने क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। जैसा कि जे बिजनेस ने जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में इस मामले को जोर शोर से उठाया था कि जो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं उनके प्राइस बैंड में महज ₹1 का अंतर था। यानी ₹1 का अंतर, यानी अगर किसी का लोअर प्राइस बैंड ₹25 है तो अपर प्राइस बैंड ₹26 है, यानी इतना कम अंतर। यहाँ तक कि जो बड़े ऊंचे रेट के भाव वाले इश्यूज थे वहां भी प्राइस बैंड में बहुत कम अंतर था। तो हमने इस मामले को उठाया था और सेबी ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी मर्चेंट बैंकर्स के साथ। तो अब ये खबर है कि अब इस पर पॉलिसी बनने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत एक डेफिनेट गैप जो है वो शायद रखना पड़ जाएगा सारे मर्चेंट बैंकर्स और जो भी इशू करने वाली कंपनियां हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये हो रहा था कि कम प्राइस बैंड होने की वजह से जो प्राइस डिस्कवरी है वो एक तरह से बेमानी हो जा रही थी। अभी होता ये है कि आप ₹384 या ₹385 है अपर और लोअर बैंड, तो आप सिर्फ ₹1 के लिए क्या प्राइस डिस्कवरी उसमें होगी। तो इस मामले पर जो है शुक्रवार को सेबी की प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस मामले पर बनाई गई एक खास कमेटी ने अपनी सिफारिशें जो हैं वो सेबी को दे दी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक अधिकतम इस महीने के अंत तक एक इस पर डिस्कशन पेपर आ जाएगा, जिसमें सारी जो नियमों का प्रस्ताव है उसका पूरा खाका होगा। और उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 से 3 महीनों में इस पर पूरी एक पॉलिसी बनकर आ जाएगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ये मामले पर जोर शोर पर जी बिजनेस ने आवाज उठाई थी और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कुछ मामले पर आगे और ज्यादा एक्शन होता हुआ जरूर दिख सकता है।
आईपीओ से जुड़ी बातचीत और इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स हैं हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। और चलिए 2 ट्रेडिंग कॉल्स हैं खरीदारी की, हिंडाल्को और BHEL दोनों पर खरीदारी की राय। आनंद राठी मानकर चल रहे हैं कि हिंडाल्को पर खरीदारी आप करके चल सकते हैं 475 के टारगेट्स 448 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं चॉइस ब्रोकिंग का मानना है BHEL में खरीदारी करें 59 के टारगेट्स के लिए 54 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। चलिए हमारे साथ सेंटम ब्रोकिंग के AVP इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन जी जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हफ्ते के पहले शुरुआती दिन भारतीय बाजार का सेटअप आपको कैसा लग रहा है और आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगी? गुड मॉर्निंग मानसी जी। मानसी देखिए, ओवरऑल सेटअप जो है अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। लगातार एक नए स्तर हम देख रहे हैं निफ्टी में बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो बेस है वो कंटिन्यूसली हायर साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे निफ्टी में कोई भी गिरावट होती है डेफिनेटली बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। और जो अभी सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है 17,250 पे, और अपसाइड है इमीडिएट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 17,400, और उसके ऊपर अगर आज के सेशन में निकलता है तो 17,500 तक का एक मूव हमको देखने को मिल सकता है ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि काफी कॉल राइटिंग हमको 70,400 में देखने को मिली है। तो 70,400 के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको एक 100 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है 17,500 के लिए। आज के लिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे REC लिमिटेड, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था फ्राइडे को। 151 के स्टॉप लॉस से खरीद के चलना चाहिए REC लिमिटेड को 160 के टारगेट के लिए। वहीं दूसरा खरीदारी करने का काउंटर होगा बीटेन डाउन सेक्टर जो है ऑटो स्पेस में एक बॉटम फॉर्मेशन के इंडिकेशन आ रहे हैं, तो TVS मोटर यहाँ पे एक खरीदारी करने का काउंटर है, खरीद के चलना होगा 530 के स्टॉप लॉस से 560 के टारगेट के लिए। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया यहाँ पर आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और बाजार पर आपका नजरिया हमें बताने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर हमने मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा जी से बातचीत की और उनके रिकमेंडेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। गोल्ड पर खरीदारी की राय, सिल्वर में भी खरीदारी की राय। तो बुलियन मार्केट में गोल्ड पर आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 47,700 के टारगेट्स को मानकर चले, 47,200 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सिल्वर बाय कॉल इनिशिएट कीजिएगा सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 66,300 के लिए 64,300 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। आप कच्चे तेल की चाल देखते हुए घरेलू बाजार में आप M6 क्रूड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चल सकते हैं। 5,130 के टारगेट्स को मानकर चले, 4,960 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो क्लियरली बुलियन मार्केट और एनर्जी पैक दोनों पर अमित सजेजा की राय, खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। चलिए वक्त है FI यानी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का, और हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी ये बताने के लिए जुड़ गए हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले अगर आप देखें तो HDFC लाइफ यहाँ पर जो एक्साइड इंडस्ट्रीज के जो इंश्योरेंस कारोबार का इन्होंने अधिग्रहण किया, इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। हालांकि टारगेट प्राइस में तो कुछ खास बदलाव किए नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो कमेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रही है कि एक्साइड का कारोबार थोड़ा सा महंगा खरीदा है, और जो इनका कारोबार है इसमें लगातार जो है मार्जिन कम है और मार्केट शेयर घटता जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज जैसे जिनका भरोसा बढ़ा है, मिसाल के तौर पर देखें तो जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 800 से बढ़ाकर 850 कर दिया है। 735 जो क्लोजिंग है, 850 का जो लक्ष्य है उन्होंने मैक्वारी ने भी दिया आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। एक्साइड पर अगर आप देखें तो नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 223 के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 224, बिल्कुल सिमिलर लक्ष्य दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रखिएगा नजर, क्योंकि नोमेरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2400 रुपए के लक्ष्य के लिए। और M&M फाइनेंस पर भी अगर आप देखें तो CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 180 से बढ़ाकर 210 कर दिया है, और ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनली 200 रुपए के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए एक बार विदेशी बाजार में एशियाई बाजार पर नजर कीजिए, और नजर कीजिए SGX निफ्टी पर। रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। यहां पर आप देखिए एक अपवर्ड ट्रेंड दिख चुका। 17,406 के लेवल्स पर फिलहाल हम देख रहे हैं तेजी के साथ ही कामकाज, जहां पर 50 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और डाउ फ्यूचर्स में भी शुरुआती बुलेटिन की शुरुआत में जो गिरावट देखने को मिल रही थी वो कम होती हुई SGX निफ्टी की तरफ से रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिलहाल ट्रेड आप देखेंगे 17,407 के लेवल्स पर।